हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब? आप सब ने अकाउंट्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बच्चे, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर हमने कुछ इलस्ट्रेशंस किए हैं बेटा, कुछ नहीं सारे इलस्ट्रेशंस किए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट बैक क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कवर कर लिए। जो बैक क्वेश्चन हमने टच नहीं किए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इलस्ट्रेशंस में कवर हो गए हैं। जो भी इलस्ट्रेशन से एक्स्ट्रा बैक क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कवर किए हैं। तो कहने का मतलब हमारे सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हैं, सारे बैक क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। ठीक है जी। आप सब बच्चों ने बोला सर गुडविल एक बहुत ही इजी सा चैप्टर था, बहुत ही छुटकू सा चैप्टर था, बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। अब बात करते हैं हमारा जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। आज वीडियो नंबर 39 है, और 39 वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन रेशो। क्या जी? चेंज इन रेशो। कौन सी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन सी रेशो बच्चे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 1 मिनट मेरे बच्चे, 1 मिनट। हाँ जी, चैप्टर का क्या नाम है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चे इस नाम के साथ लिख लो, इसका एक और नाम है, आप सब अपनी बुक्स में लिख लो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बच्चे कुछ भी बोल सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और बच्चे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अभी बताऊंगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, अभी बताऊंगा बच्चे। आप पहले नोट कीजिए। बात करते हैं सर ये चैप्टर कैसा होने वाला है। ये चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल की तरह लेंदी है या गुडविल की तरह छोटा है? बच्चे ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर हम गुडविल से कंपेयर करें तो गुडविल से भी इजी चैप्टर है। बच्चों ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चे अब देखिए, इसके बाद आपने करना है चैप्टर नंबर 5, उसके बाद आपने करना है चैप्टर नंबर 6, उसके बाद आपने करना है चैप्टर नंबर 7। इस बुक में 7 चैप्टर हैं बच्चे। चैप्टर नंबर जो 4 है वो बेसिक है, उसका बेस। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इन तीनों चैप्टर का बेस है बच्चे ये। यानी जब हम चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे ना तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं चैप्टर नंबर 5 में आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं ये बोलूंगा कि चैप्टर नंबर 4 किया था ना, उसमें ये पॉइंट पढ़ा था ना, तो ऐसे ही होगा। कहने का मतलब अगर आपने चैप्टर नंबर 4 को ध्यान से नहीं पढ़ा तो चैप्टर नंबर 5 भी गया, चैप्टर नंबर 6 भी गया, और चैप्टर नंबर 7 भी गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड, ओ माय गॉड, आपकी बुक में तो बच्चे चैप्टर नंबर 8 भी है, क्योंकि उन्होंने डेथ एंड रिटायरमेंट को अलग कर दिया है, पहले ये एक होता था। तो बच्चे इन चारों चैप्टर्स का जो बेस है वो चैप्टर नंबर 4 है। अगर बेसिक ही नहीं आया तो बाकी चैप्टर कैसे आएंगे? एक बिल्डिंग होती है बच्चे, अगर बिल्डिंग का बेस निकाल दो, एक बिल्डिंग के ऊपर 10 फ्लोर है, अगर मैं सबसे निचला फ्लोर जो उसका बेस है उसको निकाल दूं तो क्या ऊपर वाले टिक पाएंगे बेटा? नहीं, बल्कि जो सबका बेस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग
टिकेगी बेटा। ऐसे ही इन सबका जो बेस है मेरे बच्चे वो चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 अगर आ गया तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 सब आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 नहीं आया ना बच्चे तो कोई भी चैप्टर नहीं आने वाला। प्लस 2 का अकाउंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने देख भी लिया बच्चे, हमने सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जिसका नाम था फंडामेंटल वो कर दिया बच्चे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर में बोलता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज क्या मतलब, आप सब जानते हो बच्चे, मान लो एक कंपनी में पार्टनर है एबीसी पार्टनर थे, उनकी जो प्रॉफिट शेयर करने की रेशो थी जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, सपोज करो 1:1:1 थी। 3 पार्टनर थे या 2 पार्टनर थे, इनकी बच्चे रेशो कितनी थी, ये सब इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे। हाँ जी सर, ये थी बच्चे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, हुआ क्या, इन्होंने बोला कि आज के बाद जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगी 3:1। मुझे बताओ क्या रेशो चेंज हुई है या रेशो चेंज नहीं हुई। पहले थी 1:1:1, अब हो गई 3:1। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। पुराने पार्टनर्स कौन थे बच्चे, ए बी सी। पुराने पार्टनर्स में ही ए बी सी में ही रेशो चेंज हुई है, कोई नया पार्टनर नहीं आया। ओल्ड पार्टनर की रेशो ही आपस में चेंज हो गई। हाँ है ना बच्चे, ये है आपके चैप्टर का नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ऐसा होता क्यों है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती क्यों है बच्चे, इसका लॉजिक समझते हैं कि चेंज क्यों करनी। आइए देखते हैं। देखते हैं बच्चे ऐसा होता क्यों है। बच्चे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर थे, उनकी रेशो थी 1:1। ए और बी दोनों ने मिलके एक फर्म ओपन की बच्चे, और उन्होंने बोला हम इक्वली मेहनत करते हैं, इक्वली काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी इक्वल होना चाहिए। ये है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है सर। बच्चे टाइम चलता चला गया, अब जो ए था ना बच्चे, बाय चांस ए जो था बच्चे वो ओल्ड एज में आ गया, वो बुजुर्ग हो गया बच्चे। अब एक बात बताओ, बी अभी भी यंग है, ए क्या हो गया बच्चे। चलो ऐसा कर लो, आप समझो ए और बी पार्टनर थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 थी। हुआ क्या, जो बी पार्टनर था ना बी, बच्चे बी क्या हो चला, बुजुर्ग हो चला, ओल्ड एज में आ गया। बी ने बोला अब मुझसे इतना काम नहीं होता जितना मैं पहले किया करता था। अब बच्चे पहले दोनों इक्वल काम करते थे तो प्रॉफिट भी इक्वल लेते थे। अब क्या हुआ बच्चे, ए अभी भी यंग है और जो बी है बच्चे वो ओल्ड एज में आ गया, वो बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। तो बच्चे मुझे बताओ क्या बी उतना काम कर पाएगा, नहीं। ए आज भी ज्यादा काम करता है पर बी अब काम कम करने लग गया। बी अब उतना काम नहीं करता जितना वो पहले किया करता था। तो बच्चे एक दिन ए ने बी से कहा कि देखो पहले हम इक्वल काम करते थे तो इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे, अब ज्यादा काम मैं करता हूं तो ए ने बोला मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए और तुझे प्रॉफिट कम मिलना चाहिए। बच्चे बी एक ऑनेस्ट इंसान था, समझदार था। बी ने बोला कि भाई तेरी बात ठीक है, मैं अब उतना काम नहीं करता तो मेरा इक्वल प्रॉफिट पे हक नहीं है, तो आइए आज से हम रेशो चेंज कर लेते हैं कि ए बोलेगा मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बी को कम। तो बच्चे इस रीजन के कारण इन्होंने अपनी एक न्यू रेशो बनाई जिसका नाम था
2:1, जो रेशो थी 2:1। ए को डबल मिलेगा बी से, हाँ या ना? तो बच्चे मुझे बताओ, रीजन जो मर्जी हो, क्या इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है? हाँ जी, इसको बोलते हैं बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंज होना। रीजन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आपको एक रीजन दे दिया। अब बच्चे ये तो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया कि रेशो का चेंज होना क्या है, क्यों होती है। दूसरा नाम मैंने आपको लिखवाया, ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। हाँ जी बच्चे सुनो, जब ए और बी ने पार्टनरशिप खोली होगी तो इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाई होगी। पार्टनरशिप डीड के अंदर इन्होंने लिखा होगा कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इक्वल होगी। हाँ जी, पर बच्चे आपको पता है जो पार्टनरशिप डीड है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज ये प्रॉफिट शेयरिंग का ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो बिजनेस किया है वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया है। किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। ओके बच्चे, अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया, मतलब अब हमें डीड में भी चेंज करना पड़ेगा। यानी जैसे ही हमारी रेशो चेंज हुई, अब एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। हम क्या मानेंगे, जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई। पहले पार्टनरशिप थी इक्वल इक्वल, अब पार्टनरशिप इक्वल इक्वल नहीं है, ए की ज्यादा हिस्सा है, बी का हिस्सा कम है। तो हमारी पार्टनरशिप में चेंज आ गया, हमारी पार्टनरशिप दोबारा से बन रही है। हाँ है ना? पहले डीड में लिखा था कि हमारी रेशो इक्वल है, हमारी पार्टनरशिप इक्वल है, पर बच्चे जब रेशो में ही चेंज आ गया, मतलब हमारी पार्टनरशिप में चेंज आ गया। अब बच्चे जब पार्टनरशिप में चेंज आया तो दोबारा से पार्टनरशिप बनेगी, दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो बच्चे मुझे बताओ, क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोबारा से बनना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब भी रेशो चेंज होगी तो हमारी पार्टनरशिप दोबारा से बनेगी, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझ आ गई क्या बच्चे? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो उसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप में भी चेंज आएगा। पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म, नए वाली पार्टनरशिप शुरू होगी, यानी हमारी पार्टनरशिप दोबारा से बन रही है। इसलिए इसको दूसरा नाम दिया गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब भी रेशो में चेंज आता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, नई पार्टनरशिप बनती है, उसको हम बोलते हैं हमारी पार्टनरशिप दोबारा से बनी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। आई होप आपको ये नाम के मीनिंग क्लियर हुई है। अच्छा जी, बच्चे मुझे बताओ किस किस केस में पार्टनरशिप फर्म दोबारा से बनती है, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? सबसे पहला बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। पहला केस जब क्या होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा, इसका मतलब फर्म में चेंज आया, दोबारा से फर्म बनेगी। अच्छा बच्चे मुझे बताओ, देखो ए और बी पार्टनर हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उन्होंने मिलकर एक फर्म बनाई। जो पार्टनरशिप डीड है वो उन दोनों के बारे में बनी हुई है कि ए का ये हिस्सा है, बी का ये। हुआ क्या, ए और बी 2 साल से फर्म को रन कर रहे हैं, उन्हें अब एक नए पार्टनर की जरूरत है। तो बच्चे उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कर लिया। तो बच्चे पहले पार्टनर थे ए और बी, अब
पार्टनर हो गए ए बी सी, यानी जो पुरानी वाली पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई। अब एक नई पार्टनरशिप बनी है जिसमें 3 पार्टनर है ए बी और सी। यानी जब भी एक एडमिशन होती है, कोई भी नया पार्टनर आता है तो फर्म दोबारा से बनती है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है इन केस ऑफ एडमिशन। तो बच्चे रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक और रीजन बताओ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी रेशो चेंज होगी तो पार्टनरशिप दोबारा से बनेगी, जब भी एडमिशन होगा किसी पार्टनर का तब भी पार्टनरशिप दोबारा से बनेगी, जब भी एडमिशन हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो। इसका मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म हमारी दोबारा से बन रही है। ओके, पॉइंट नंबर 3, और कब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है बच्चे, अभी देखते हैं। बच्चे, एक फर्म में 3 पार्टनर थे ए बी सी, तीनों के बीच में पार्टनरशिप चल रही थी। हुआ क्या, सी बोलता है कि मेरे को रिटायर होना है। अब जब सी रिटायर हो जाएगा तो पार्टनरशिप रह जाएगी ए और बी के बीच में। तो बच्चे, पहले जो पार्टनरशिप ए बी सी की थी अब वो बन जाएगी ए और बी की, नई डीड बनेगी। पहले जो डीड थी वो 3 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग थी, अब जो डीड बनेगी वो 2 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बनेगी। तो मेरे बच्चे, जब भी रिटायरमेंट हो तो रिटायरमेंट के केस में भी फर्म दोबारा से बनती है, उसको भी बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पॉइंट नंबर 4, ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई। जब सी पार्टनर मर गया अब जो फर्म है वो ए और बी के नाम हो जाएगी। कहने का मतलब, पहले जो फर्म ए बी सी के नाम पे थी अब वो बंद होके एक नई फर्म खुलेगी ए और बी के नाम से। तो बच्चे, जब किसी पार्टनर की भी डेथ होती है उसको भी बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो जो हमारी पार्टनरशिप थी पहले ए बी सी के बीच में थी अब वो ए और बी के बीच में होगी, यानी पार्टनरशिप में चेंज हो गया, यानी दोबारा से पार्टनरशिप बनी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एंड बच्चे, लास्ट केस है अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। सर, ये अमलगमेशन क्या है? बच्चे, पहली बात, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ना है बीकॉम में। हल्का सा हिंट देता हूं। देखो बच्चे, एक फर्म थी ए और एक अलग फर्म है बी। इन्होंने सोचा, ए और बी ने सोचा कि हम अपनी फर्म को मिला लेते हैं। ए और बी फर्म आपस में अमलगमेट हो गई, आपस में मिल गई, आपस में मर्जर हो गया और बन गई ए बी फर्म। यानी ये फर्म 1 थी, ये फर्म 2 थी, ये दोनों फर्म मिलकर एक हो गई, न्यू फर्म आ गई, ये आ गई न्यू फर्म। तो मुझे बताओ, क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है? हाँ जी, बिल्कुल है। पुरानी फर्म खत्म, नई फर्म शुरू, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बच्चे, नाम से ही पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, री मतलब दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, दोबारा से फर्म का बनना। तो बच्चे, ये 5 केस हैं जिस केस में हमारी फर्म दोबारा से बनती है। ठीक है, कौन कौन से बच्चे केस हैं? ये 5 केसेस ऐसे हैं जिन केसेस में हमारी जो पार्टनरशिप थी पुरानी खत्म होती है और न्यू पार्टनरशिप न्यू सिरे से शुरू होती है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। फटाफट मुझे बताओ, किस किस केस को रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा? जब ओल्ड पार्टनर की रेशो में चेंज आ जाए, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट हो, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर 2 कंपनियों का आपस में अमलगमेशन हो जाए। तो बच्चे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ये है चैप्टर नंबर 6। डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 7। और ये जो टॉपिक है अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स, ये क्या है मेरे बच्चे? ये है आउट ऑफ सिलेबस।
ये आएगा बच्चे बीकॉम में। आई होप आपको हल्का हल्का विजन क्लियर हुआ होगा कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6, 7 और आउट ऑफ सिलेबस। तो बच्चे आपको हल्का सा बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, कि जब पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है और नई पार्टनरशिप बिल्ड होती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है जी। सब बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आप सब निकाल लीजिए बच्चे। फर्स्ट पेज ये वाला, ये लिखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आई होप ये लाइन आपको समझ आ गई। उसके बाद इसके साथ में ही है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ऑब्लिक करके ऐसे लिख लो बच्चे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब है फर्म का दोबारा से बनना। नीचे आ जाओ बच्चे, एक दो पैराग्राफ छोड़ के, ये लिखा हुआ है अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ। कुछ रीजन दिए हैं जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। पॉइंट नंबर 1, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। बच्चे ये वाला टॉपिक यही है जो अभी आपको कराया है। हाँ जी, टिक कर लो बच्चे, ये भी हमारा हो गया। ओके तो बच्चे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम जो पढ़ रहे हैं बच्चे दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके बच्चे देखो, बहुत सारी चिड़िया आ गई है बाहर, चली गई। ओके अच्छा बच्चे अब सुनो, जब भी चेंज इन रेशो हो, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे और वहां लिखा होगा ए और बी पार्टनर थे, उनकी रेशो पहले 3:2 थी, अब उनकी रेशो हो गई है 1:1, यानी कि रेशो में चेंज हो गया। तो बच्चे एक बात आज याद कर लो, जब भी चेंज इन रेशो क्वेश्चन में मेंशन हो तो आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। ये 5 स्टेप करने ही करने हैं, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे क्वेश्चन में ना लिखा हो। ये 5 स्टेप हैं जो हर बच्चे को फॉलो करने हैं। पहला, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। फोर्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। एंड फिफ्थ, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। सर क्या है ये बच्चे, पहले नोट करो। पहला है कैलकुलेट गेन सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चे जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो
चाहे क्वेश्चन में लिखा है चाहे नहीं लिखा, ये 5 ट्रीटमेंट आपको करने ही करने हैं। कहने का मतलब बस पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, अगर आपको दिख रहा है कि रेशो में चेंज है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, सेकंड नंबर पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब बच्चे ये 5 स्टेप हमें फॉलो करने ही करने हैं हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो कि गुडविल का ट्रीटमेंट करो या लिखा हो ना करो। जब भी बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, ये 5 एडजस्टमेंट हैं जो हर बच्चे को करनी चाहिए। ये रट लो बच्चे, ये एडजस्टमेंट होती क्या है, इसमें करना क्या है, वो सब अभी सीखेंगे। सिर्फ आज बच्चे चिड़ियाएं बड़ी खुश हो रही हैं, बहुत शोर कर रही हैं, कोई बात नहीं। तो बेटा मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, सबसे पहले आपको निकालना है कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले नंबर पे। उसके बाद चेक करो क्वेश्चन में गुडविल है, अगर गुडविल है तो उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दो। फिर उसके बाद आपको रिजर्व के ट्रीटमेंट्स करने हैं, उसके बाद आपको एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है, और फिफ्थ आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी ये 5 स्टेप फॉलो करने ही करने हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज आता है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो पहले नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 स्टेप हमें हर केस में फॉलो करने ही करने हैं। अगर ये 5 स्टेप आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो नंबर कट जाएंगे। अब देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बच्चा गलती क्या करता है। बताऊं बच्चे, देखो जी क्वेश्चन में लिखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज है, ओके, और बच्चे नीचे लिखा होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको करना है, क्वेश्चन में ये लिखा होता है। तो बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही करते हैं, वो नालायक होते हैं। अरे भैया जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ये 5 स्टेप करने मैंडेटरी हैं, बच्चे सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही करके आ जाते हैं, नंबर ही नहीं आते मेरे बच्चे। चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे नहीं बोला, जैसे ही रेशो में चेंज आया ये 5 स्टेप हमें सॉल्व करने ही करने हैं। हमें गेन सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना। हमें फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है, रिवैल्यूएशन करनी है, एंड मेरे बच्चे लास्ट हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करनी है। आई होप इतनी बातें आप सबको क्लियर है, ठीक है जी, ओके। अच्छा बच्चे एक बात बताऊं, मुझे बताओ, जैसे आपको पता है ना हर चैप्टर में मैं आपको टॉपिक्स लिखवाता हूं कि इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं, हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। इस चैप्टर में टोटल 5 ही टॉपिक हैं। ये 5 टॉपिक है बच्चे, यही हमें सीखने हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर कल हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, फिर हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, फिर हमें सीखना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 ही टॉपिक हैं। जैसे ही आपको 5 टॉपिक आ जाएंगे बच्चे, आपका जो क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो नोट कर लो सारे बच्चे कि ये 5 टॉपिक हमें चैप्टर में सीखने हैं, और जब भी क्वेश्चन आए ये 5 के 5 टॉपिक क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं, ठीक है।
तो बच्चे जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है उस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है, फिर अगर कोई गुडविल है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, अगर रिजर्व एंड सरप्लस है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, अगर एसेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है तो वो भी करना है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है। तो आइए बच्चे यही पांच टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आज हम पहला टॉपिक सीखेंगे कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चे, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला है कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चे आइए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चे देखो, या फिर आप इसको बोल सकते हो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओके बच्चे ध्यान से समझना, ये देखो बच्चे ए और बी पार्टनर थे, ए और बी की पहले रेशियो थी 1:1, बाद में हो गई 2:1। रेशियो में चेंज आया। बच्चे मुझे बताओ, पहले दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिलता था, अब क्या हुआ, ए को ज्यादा मिलेगा बी को कम मिलेगा। तो मुझे बताओ किसको गेन हुआ, किसको सैक्रिफाइस करना पड़ा? ऑब्वियसली सर ए को गेन हो रहा है और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। देख के ही पता चल रहा है बच्चे, ए को गेन हो रहा है और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। जब भी रेशो चेंज होगी तो किसी ना किसी पार्टनर को गेन होता है, किसी ना किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देख के ही पता चल रहा है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ए को अब ज्यादा मिलेगा, ए को फायदा हो गया, बी का चला गया प्रॉफिट, बी का कम हो गया, बी ने सैक्रिफाइस किया प्रॉफिट शेयरिंग को, है ना? तो बच्चे हमें निकालना है ए ने कितना गेन किया और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। हमें ये शेयर निकालना है कि ए को कितना गेन हुआ और बी को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चे, आइए वो देखते हैं क्या है फॉर्मूला। बच्चे देखो, अगर हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग शेयर, क्या निकालना है जी? सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है बच्चे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जब हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे हमें आ जाएगा हमारे पास सैक्रिफाइसिंग शेयर। अगर हमने फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, इफ आंसर इज पॉजिटिव, अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो मतलब सैक्रिफाइस शेयर आया। अगर हमने फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, अगर आंसर आया इफ आंसर इज इन नेगेटिव तो गेनिंग शेयर आया। सर क्या बोल रहे हो, अभी समझ नहीं आया? अरे बच्चे अभी आएगा समझ। देखो जी, सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला बताओ क्या है? सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। आपने ओल्ड माइनस न्यू लगाया मतलब सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया। अगर आंसर पॉजिटिव आया मतलब सैक्रिफाइस शेयर, अगर आंसर नेगेटिव आया मतलब गेनिंग शेयर। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग का, आंसर आया नेगेटिव मतलब उल्टा हो गया, गेन हो गया। सेकंड बच्चे, अगर है गेनिंग का, अगर निकालना है गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का है न्यू माइनस ओल्ड। अगर हमने लगाया न्यू माइनस ओल्ड और आंसर आया पॉजिटिव, इफ आंसर इज पॉजिटिव, इसका मतलब है गेनिंग शेयर आया। अगर हमने लगाया
न्यू माइनस ओल्ड, और इफ आंसर इन नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आया इसका मतलब सैक्रिफाइस शेयर आया। अभी आप सब कंफ्यूज हो गए हो बच्चे, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आपको मैं सिखाता हूं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है। इसको नोट करो, सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला है ये वाला ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का है न्यू माइनस ओल्ड। फटाफट नोट करो, 20 सेकेंड है आपके पास। हाँ जी, नोट कर लिया बच्चे। देखो बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो बच्चे। देखो मेरे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी रेशो थी 1:1 या फिर हो गई 2:1, ठीक है ना, रेशो में चेंज हो गया। अब बच्चे ऐसे देख के नहीं पता चलता कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है, हमें निकालना पड़ता है। अब बच्चे आपकी मर्जी है, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो। बच्चे मैं पता क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं इस फॉर्मूले को कभी यूज मत करो, गेनिंग वाले को कभी यूज मत करो। मैंने आपको बस इसलिए करा दिया, कभी आपको लगे हमारे टीचर ने बताया नहीं। आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड माइनस न्यू, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू लगाओ, हमेशा सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ। अगर आंसर आ गया पॉजिटिव, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया पॉजिटिव, मतलब ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल गया। अगर आपने ओल्ड माइनस न्यू लगाया, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया नेगेटिव में, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर आया नेगेटिव, तो आपको पता चल जाएगा गेनिंग शेयर है। कहने का मतलब इसी फॉर्मूले से आपका गेनिंग शेयर भी निकल जाएगा और सैक्रिफाइसिंग शेयर भी निकल जाएगा, इसी फॉर्मूले से। आपको इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। चलो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें ये अच्छा लगा, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको करना होगा न्यू माइनस ओल्ड। क्या करना होगा? न्यू माइनस ओल्ड। अगर न्यू माइनस ओल्ड किया और आंसर आया पॉजिटिव, गेनिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर आया पॉजिटिव, तो मतलब गेनिंग शेयर। गेनिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर आया नेगेटिव, मतलब सैक्रिफाइसिंग शेयर। कहने का मतलब चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, आपका एक ही फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि गेनिंग शेयर है या सैक्रिफाइसिंग शेयर है, एक ही फॉर्मूले से। ठीक है? तो बच्चे आप अगर मेरी मानो तो इस फॉर्मूले को भूल जाओ। वैसे आपको बता दिया कि न्यू माइनस ओल्ड होता है, आप इस फॉर्मूले को भूल जाओ। नोट तो कर लिया ना आपने? हम सिर्फ इस फॉर्मूले की बात करेंगे। आपने हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करना है। अगर आंसर आया पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, आंसर आया नेगेटिव तो गेनिंग शेयर। तो आइए बच्चे अभी निकाल के देखते हैं। इसको नोट कर लिया ना आपने? ओके, देखो जी बच्चे, क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग थी 1:1। ए बी ने अपनी रेशो चेंज कर ली। ओ माय गॉड, जैसे ही रेशो चेंज हुई हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, सबसे पहले कैलकुलेट करो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, दूसरे नंबर पे कैलकुलेट करो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रिजर्व, फिर रीवैल्यूएशन, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बच्चे रेशो है ये, ए और बी की पहले था 1:1 रेशो, अब ए और बी की रेशो हो गई है 2:1। तो बच्चे ये है ओल्ड रेशो और ये है न्यू रेशो। हाँ या ना? ए और बी की पुरानी रेशो ये थी, अब नई रेशो ये हो गई। रेशो में चेंज। तो बच्चे मुझे बताओ
हमें निकालना है ए और बी का कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। अब मुझे बताओ बच्चे, हम पहले निकालेंगे ए का, पहले हम निकालेंगे ए का। बच्चे देखो, यहां देखने से पता नहीं चलता कि ए गेन करेगा या सैक्रिफाइस करेगा, ये तो सिंपल सी रेशो है इसलिए पता चल गई। अगर ऐसे रेशो 5:3 1:3 तो बच्चे नहीं पता चलेगा कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हम पहले ए का निकालेंगे, हमें नहीं पता ए गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बच्चे हम फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर है 1/2, 1 अपॉन में टोटल ओल्ड शेयर, माइनस ए का न्यू शेयर कितना है 2 अपॉन में 3। शेयर निकालना आता है ना बच्चे, देखो ए और बी की रेशियो है ये, ए का शेयर, ए का है 1 अपॉन में टोटल, ठीक है। तो ये हो गया ओल्ड माइनस न्यू, निकालो कितना आया 6, ये आ गया बच्चे 1/6। मुझे बताओ आंसर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, आंसर आया है पॉजिटिव। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया 2 3 जा 3 आ गया, 3 2 ये 4 आ गया बच्चे 4, सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, 2 3 जा 3 3 2 जा 4 बच्चे, ये आ गया -1। क्या आंसर आया -1/6, माइनस में आ गया ना। हमने फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग का, आंसर आ गया नेगेटिव, मतलब ये गेनिंग शेयर आ गया, मतलब ये क्या आ गया, ए ने बच्चे गेन किया है 1/6 शेयर। ऐसे ही बी का निकालो, बी का भी ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है बी का 1/2, 1/2 और न्यू कितना है 1/3, ये आ गया 1/6, ये आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो कहने का मतलब जो बी है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, ए जो है वो गेन कर रहा है 1/6। आ गया बच्चे समझ। तो देखो हमने एक ही फॉर्मूला लिखा सैक्रिफाइसिंग वाला, ओल्ड माइनस न्यू, उससे ही हमें गेनिंग शेयर भी पता चल गया, उससे ही हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर भी पता चल गया। हाँ या ना बच्चे। आइए एक और एग्जांपल करते हैं, आइए बच्चे हमेशा सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर आ गया पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइसिंग शेयर, अगर आंसर आ गया नेगेटिव मतलब गेनिंग शेयर। ठीक है बच्चे, ओके। ए बी सी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2। इन्होंने बच्चे अपनी रेशियो चेंज की 3:1। बच्चे रेशो चेंज होगी, हाँ जी सर। अब रेशो चेंज हुई है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब बताओ, देख के पता चल रहा है कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। हमें नहीं पता तो हमें निकालना पड़ेगा। आइए बच्चे ए का निकालते हैं, पहले देखते हैं ए ने गेन किया या सैक्रिफाइस। हम लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है 5/10, 5/10 और ए का न्यू शेयर कितना है 3/6। बी का बच्चे ओल्ड कितना है 3/10, 2/6 माइनस 2/6। सी का भी ओल्ड माइनस न्यू। देखते हैं बच्चे 10 और 6 का कितना एलसीएम आया 2 5 3। ओ माय गॉड, 5 3 जा 15 30। देखो जी 30 आया, 10 3,
ये आ गया 59 जीरो, ये आ गया बच्चे जीरो। उसके बाद 30 -1/10 30 +1/10। देखो जी, ए ने ना गेन किया ना सैक्रिफाइस, जीरो। बी ने नेगेटिव मतलब गेनिंग शेयर आ गया इसका, यानी पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस शेयर, यानी बी बच्चे 1/10 गेन करेगा और जो सी है वो 1/10 सैक्रिफाइस करेगा। समझ आ गई बच्चे? होप सो अब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बड़ा ही इजी सा टॉपिक था। तो बच्चे इस बात को हमेशा याद रखो, हमेशा सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर आया नेगेटिव तो गेनिंग शेयर, अगर आंसर आया पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस शेयर। आइए इसको नोट कर लो बच्चे, नोट करते हैं। देखो बच्चे, बी ने क्या किया? बी ने किया गेन, कितना? 1/10, और जो सी था, सी कर रहा है सैक्रिफाइस 1/10। यही आया ना? अच्छा, इसको बच्चे दूसरे फॉर्मूले से करते हैं, गेनिंग वाले फॉर्मूले से करते हैं। गेनिंग वाला फॉर्मूला क्या था बच्चे? न्यू माइनस ओल्ड। ए का करते हैं बच्चे न्यू कितना है? 3/6 - 5/10। बी का न्यू 2/6 - 3/10, और सी का है 1/6 - 2/10। ये हमने किया गेनिंग फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। ये फिर से आ गया जीरो। ये देखते हैं जी 30 1/30 बच्चे, 30 बच्चे, यहां भी 30 है, गलती से लिख दिया, ठीक है जी। और ये आ गया हमारा 30 5 6 -1/30। देखो जी, गेनिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर आया पॉजिटिव। गेनिंग के फॉर्मूले में अगर पॉजिटिव आए मतलब गेन, गेनिंग के फॉर्मूले में अगर नेगेटिव आए मतलब सैक्रिफाइस। तो देखो जी, सी जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, सी सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो बी है वो गेन कर रहा है, बी वो गेन कर रहा है। तो कहने का मतलब आंसर बच्चे दोनों से सेम आएगा, चाहे आप सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप गेनिंग वाला फॉर्मूला लगाओ, पर एक ही हमेशा मेथड फॉलो करना चाहिए। आप हमेशा सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ। कैसे? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ बच्चे ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइसिंग, अगर आंसर नेगेटिव मतलब गेनिंग। आई होप आपको ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना आ गया। अब बच्चे अपना होमवर्क सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपने करना है, और इसके बाद आपने बच्चे कुछ बैक क्वेश्चंस करने हैं। वो बैक क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखते हैं। पेज नंबर 4.39, पेज नंबर 4.39, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकालना है। हाँ जी बच्चे, इतना निकालना आ गया बच्चे आपको? सिंपल है बच्चे, ओल्ड माइनस न्यू करना है, बस खत्म। अगर आंसर पॉजिटिव तो सैक्रिफाइसिंग, माइनस तो गेनिंग। आज की क्लास में इतना ही। कल हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर। कल हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करो।